हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज रविवार है और आज मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट संख्या 21 व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करवाया गया था, ठीक है, जिसके आंसर की भी मैं डाल चुका हूँ। आप लोग जिसने अभी तक प्रैक्टिस पेपर सेट नहीं दिया तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसमें 50 प्रश्न मैं अभी इस क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, और 50 प्रश्न का क्लास जो अगले 50 प्रश्न है वो हम आपको कल उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों देखो, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो भी मैटर मिल रहा है, ठीक है, सारा मैटर क्या है, निःशुल्क है, ठीक है। सारा मैटर क्या है, निःशुल्क है। प्रैक्टिस सेट प्रत्येक रविवार आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है जो कि निःशुल्क है, वो भी, ठीक है। इसके अलावा देखो, कुछ बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि उन्हें टारगेट बेस, ठीक है, टारगेट बेस उनको तैयारी करनी है। मतलब उन्हें मैटर दे दिया जाए हफ्ते में और प्रत्येक सप्ताह उस दिए गए मैटर का प्रैक्टिस सेट उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त ये जो प्रैक्टिस सेट देखो जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये लगातार जारी रहेगा, ठीक है, लगातार जारी रहेगा और निःशुल्क रहेगा, ठीक है। इसका कोई शुल्क मैं नहीं लूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमेशा निःशुल्क रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट अभी आपको मिल रहा है, इसके अलावा यदि आप लोगों में से कोई, ठीक है, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो सही है, लेकिन यदि आप लोगों में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहता है, ठीक है, दूसरे ग्रुप पर जो कि पेड है, ठीक है। पेड क्यों है, देखो इसमें आपको पेड इसलिए क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट जो दूसरा वाला मैं बनवाऊंगा टारगेट बेस, ठीक है, वो 7 मई को उसका पहला प्रैक्टिस सेट आएगा टारगेट बेस। कल से शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। टारगेट बेस जो मैं बनाऊंगा, ये देखो मैं किसी और से बनवाऊंगा, तो ये पेड इसलिए जो यहाँ से धनराशि प्राप्त होगी उसको मैं जिससे प्रैक्टिस सेट तैयार करवाऊंगा मैं उसको उपलब्ध, ये धनराशि मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने पेड रखा है। बाकी जो मैं स्वयं से सारी चीजें उपलब्ध करा रहा हूँ आपको, जितना भी मैटर है, और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट हर संडे आपको मिल रहा है, ठीक है, ग्रुप सी लेवल का, वो सब क्या है, निःशुल्क है। तो जो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें आप लोगों को देखो मैटर मिलेगा, मतलब आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, टॉपिक मिला और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको माना 10 टॉपिक मिल गए, इन 10 टॉपिक का टेस्ट होगा रविवार को, ठीक है, इनका प्रैक्टिस सेट मिलेगा रविवार को। फिर अगले सोमवार को आपको 10 टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेट होगा फिर अगले रविवार को। इस तरह से टॉपिक वाइज होगा और ये पेड होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं कोई, तो मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ठीक है। मैसेज करना है अपने व्हाट्सएप में। देखो मैं अभी आपको शुरू में बताता हूँ, ये टारगेट बेस होगा, ठीक है। टारगेट बेस मतलब आपको टॉपिक मिलेगा और टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करनी है अपनी, और टॉपिक का आपको टेस्ट मिलेगा हर रविवार को, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी पुनः मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिल रहा है अभी, जो हर रविवार को, जैसे प्रैक्टिस सेट 21 में करा चुका हूँ, 22वां अगले रविवार को होगा, वो फ्री में ही रहेगा, ठीक है। उसका कोई भी शुल्क मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जो स्वयं से उपलब्ध करा रहा हूँ वो सारी चीजें निःशुल्क रहेंगी, ठीक है। जो मैं स्वयं से दे रहा हूँ वो सारी चीजें निःशुल्क रहेंगी। ये जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो टारगेट बेस रहने वाला है, ठीक है, ये मैं किसी अन्य से टाइप करवाऊंगा, इसलिए मैं इसका शुल्क रख रहा हूँ। तो आपको, ठीक है, मूल प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ हर रविवार को, उसके अतिरिक्त यदि आप टारगेट बेस वाले ग्रुप से जुड़ते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा उससे यदि आप जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रत्येक रविवार को उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए न्यूनतम शुल्क देखो 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपको 80 रुपया, ठीक है, पे करके, जब आप पे करेंगे उसके पश्चात आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, ठीक है, जो अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आपको, जो मैं स्वयं से तैयार करता हूँ वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि मैं किसी अन्य से इस प्रैक्टिस सेट को तैयार करवाऊंगा, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये 80 रुपया है ये मासिक है, ठीक है, 80 रुपया मासिक, एक महीने का, ठीक है, मासिक होगा। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, 80 रुपया मासिक होगा एक महीने में। इसके अंतर्गत प्रत्येक हर माह प्रत्येक रविवार को आपको प्रैक्टिस से टारगेट बेस उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। जो जुड़ता है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा यदि आप नहीं भी जुड़ते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वो मिलता रहेगा, ठीक है। वो अभी निःशुल्क है, वो मिलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं स्वयं से टाइप कर लेता हूँ। तो इसमें देखो, ये मासिक इसलिए, ये देखो मैंने साप्ताहिक ये भी इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न मैं स्वयं तैयार करूंगा, केवल उनको टाइप कराना, ठीक है, इत्यादि
ठीक है, टाइप करना इतना समय हो नहीं पाएगा कि मैं स्वयं से टाइप कर सकूं, तो इसलिए मैं इसको देखो प्रश्न स्वयं में तैयार करूंगा, उसके पश्चात किसी अन्य से टाइप करवाऊंगा, तो उसके लिए ये शुल्क मेरे द्वारा रखा गया। ठीक है, तो जो भी जुड़ते हैं उनको 80 रुपया मासिक यहाँ पर आपको पे करना होगा। ठीक है, उसमें हर रविवार को आपको टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और उसके पश्चात रविवार शाम को ही आपको अगले पेपर के लिए मैटर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है, वो टॉपिक मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट फिर अगले रविवार को। ठीक है, इस तरह से आगे क्रम चलता रहेगा, तो आपके रिवीजन की उद्देश्य की दृष्टि से ठीक है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो जुड़ना चाहते हैं मुझे मैसेज करिएगा। ठीक, अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये आपको बताना, देखो कब हुई थी, 1971 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1959 में हुई थी, 1957 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? मलयालम है, कश्मीरी भी है, ठीक है, नेपाली भी है, कौन सी नहीं है? राजस्थानी नहीं है। ठीक है, यदि आप बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं मूल में थी। ठीक है, उसके पश्चात अभी वर्तमान में कितनी है? 22 है। ठीक है, जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी थी? सिंधी। ठीक है, सिंधी जो कि 1967 में जुड़ी थी, 21वां संविधान संशोधन इसके माध्यम से। ठीक है, उसके पश्चात देखो फिर 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जुड़ी थी? देखो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, एक थी मणिपुरी। ठीक है, आप लोग लिखते भी रहिएगा या फिर केवल देख लीजिए। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 71वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। और इसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 92वां 2003 में जो हुआ था। ठीक है, 2003 में इसके माध्यम से देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, बोडो, ठीक है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये भाषाएं इसमें जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राजस्थानी। अगला देखो, मगही हिंदी की किस उप शाखा से संबंधित है? ठीक, उपभाषा शाखा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी। ठीक है, हिंदी की 5 उपशाखाएं आप सभी जानते हैं। ठीक है, सौरसेनी है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पूर्वी हिंदी है, और ऐसी देखो बिहारी हिंदी है। ठीक है, ठीक है, और एक हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहाड़ी हिंदी। तो हिंदी की 5 उपशाखाएं। ठीक है, इनमें से जो मगही है वो बिहारी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज। ठीक है, ज वर्ण अघोष का उदाहरण नहीं है। अगला देखो, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है भेद जानना। ठीक है, क्या होता है? भेद जानना। अगला देखो, कृति वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है, देखो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, इनको केदार पांडे इनका मूल नाम था। ठीक है, केदार पांडे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ी। ठीक है, घुमक्कड़ी भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस विधा की रचना है? ठीक है, कैसी रचना है, मतलब उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर काव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य रचना है। ठीक है, अनामिका। अगला देखो, निम्नांकित में कौन सा शब्द उदाहरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो, दृष्टांत है, ठीक है, मिसाल है, निदर्शन ये भी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? मुनासिब, ये नहीं है। मुनासिब किसका होता है? उचित का। ठीक है, उचित, सही, मुनासिब। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो, तितलियां, नदी, गौरव या फिर इच्छाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है गौरव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरव। अगला प्रश्न देखो, एक चीज आप इसमें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा होती है यदि वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे इच्छाएं। ठीक है, अगला देखो, निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नांकित विलोम शब्दों में गलत युग्म का चयन कीजिए। रिपु का मित्र बिल्कुल सही है। ठीक है, विधि का निषेध बिल्कुल सही है, वर्जनीय का ग्रहणीय, ठीक है, ये भी सही है। राजा का क्या होता है? राजा का क्या हो जाएगा? प्रजा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देखो, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्रश्न ऑप्शन ए है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, जय भट्ट के शिलालेख में। अगला देखो, अपभ्रंश साहित्य में, और अगला है अमीर खुसरो की पुस्तक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय भट्ट के शिलालेख में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? जय भट्ट के शिलालेख में। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द नहीं है?
ठीक है। तनख्वाह फारसी शब्द है, पैमाना ये भी फारसी शब्द है, मलिदा ये भी फारसी शब्द है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इस्तीफा। इस्तीफा कैसा शब्द है? अरबी शब्द, अरबी भाषा का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, मतलब जो पुरुष लिंग जिसमें प्रतीत हो रहा है ऐसा शब्द आपको बताना, ठीक है। देखो कैमरा, प्लेट, पायल और तलवार, इनमें कैमरा, ठीक है। कैमरा कैसा है, मतलब कैमरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी देखो प्लेट रखी है, पायल पहनी है, ठीक है, तलवार चलाती, तलवार म्यान में है, ठीक है, या फिर तलवार तीखी है, इस तरह से आप कोई भी इनका वाक्य प्रयोग करिए तो ये सभी स्त्रीलिंग प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। और कैमरा क्या हो रहा है? पुल्लिंग प्रतीत इनमें हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, ई प्लस आ बराबर या, ये कैसी संधि है? ये संधि देखो यण संधि, ठीक है। इति धन आदि, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इति धन आदि इत्यादि, ठीक है। किसका उदाहरण है? देखो यण संधि का उदाहरण है। तो देखो समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ठीक है, तो कौन सा आता है? उप, ठीक है, उप उपसर्ग आता है, ठीक है। अगले प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन भाषा है? तो सबसे प्राचीन भाषा आप सभी जानते हैं कौन सी है? संस्कृत है इन सभी में सबसे प्राचीन भाषा, ठीक है। अगला देखो, जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ठीक है, जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो गया? अतीन्द्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय, ठीक है। अगला देखो, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, आज्ञा पत्र कहते हैं, या फिर अधिसूचना कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? देखो परिपत्र, यानी कि सर्कुलर लेटर, ठीक है, परिपत्र उसको बोलते हैं। अगला देखो, निम्न में से किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं है? ठीक है, निरुपसर्ग आपको बताना है किसमें नहीं है। देखो निर्बल, ठीक है, निर्वाह इसमें भी है, ठीक है, निर्देश, ठीक है, इसमें भी है, निःशेष इसमें नहीं है, ठीक है, निःशेष इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा लिखी गई है? ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, शैलेश मटियाली द्वारा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखी गई है अपनी जीवनी, ठीक है। तो ये हो जाए, ये हो गए देखो हिंदी के 20 प्रश्न, लगभग सभी काफी आसान थे। तो 17 से 18 नंबर आप लोगों का हिंदी में बनना चाहिए। देखो कुछ लोगों का मत ये होता है सर काफी आसान पेपर है, ठीक है। आपको यदि आसान लग रहा है तो 100 नंबर तो जाहिर सी बात है आ ही गए होंगे, मतलब 90 प्लस होंगे, तभी तो आसान हुआ ना। यदि 90 प्लस नंबर आपके आ गए, इसका मतलब आपके लिए पेपर आसान हो गया, ठीक है। तो जिसके 90 प्लस आए हों मुझे मैसेज करिए, आप लोगों के लिए मैं पुनः नए सिरे से थोड़ा टफ, ठीक है, ऐसा पेपर प्रैक्टिस सेट तैयार करूंगा। देखो प्रश्न पत्र ना, कोई भी प्रश्न पत्र हो, वहां पर आपको 50 से 60% जो क्वेश्चन मिलते हैं वो थोड़ा आसान या मॉडरेट, भले ही कितने ही टफ पेपर भी आए हों अभी हाल फिलहाल में, जैसे जो भी पटवारी का हुआ था या कनिष्ठ सहायक हुआ था, या फिर उसके बाद जो वन आरक्षी हुआ है, वहां पर भी आपको इसी रेशियो में प्रश्न मिले हैं, ठीक है। तो आसान प्रश्न में अपनी पकड़ बनाना ये ज्यादा समझदारी का कार्य है, क्योंकि यदि आपने आसान ही गलत कर दिया तो आपका टफ तो देखो, टफ किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। सिलेक्शन वही पाएगा जिसने आसान प्रश्नों में गलतियां नहीं की हैं, आसान प्रश्नों में जिसकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, और आसान प्रश्नों में उसने नंबर अपने पूरे के पूरे कवर किए हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न पत्र मेरा आसान या फिर मॉडरेट रहता है, ठीक है, ज्यादा टफ मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उससे आपका जो आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है नंबर कमाने पर, ठीक। तो इसलिए आपके आत्मविश्वास भी लगातार बने रहना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अब देखते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। तो इस बार मैंने ये सारी चीजें एक साथ कर दी हैं, ठीक है, इस बार मैंने अलग अलग इनको बांटा नहीं है, सभी एक साथ है। सबसे पहला प्रश्न है 21वां, देखो उत्तराखंड की प्रथम महिला समाचार पत्र संपादक कौन है? ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला समाचार पत्र संपादक कौन है? इसमें सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी देवी टमटा, ठीक है, जो कि हरि प्रसाद टमटा, ठीक है, हरि प्रसाद टमटा इनकी वाइफ थी, ठीक है, लक्ष्मी देवी टमटा। इनके द्वारा 1935 में, ठीक है, जो समता पत्र था उसका संपादन का कार्य किया गया था। जो समता पत्र था, ठीक है, 1934 में ये शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरि प्रसाद टमटा के द्वारा, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, किसने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट कहा था? ठीक है, कब हुआ था? देखो कुली बेगार आंदोलन 1921 में हुआ था, और किसने कहा था इसको? स्वामी सत्यदेव ने, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, वर्ष 1928 में किसने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था? तो किसने किया था देखो, मोहन सिंह मेहता ने, अनुसुईया प्रसाद ने, मुकुंदी लाल ने, या फिर जयानंद भारती ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। ठीक है, इनके द्वारा वर्ष 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, खारसूली बुग्याल देखो किस जिले में आता है, टिहरी में आता है, चमोली में, पौड़ी में, या फिर उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी में। ठीक है, तो खारसूली बुग्याल कहाँ पर आता है, टिहरी गढ़वाल में आता है। ठीक है, हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में दूर दराज के बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा एवं आधारभूत विकास हेतु, ठीक है, शिक्षा एवं उनके, ठीक है, उनके आधारभूत विकास हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, छपने वाला सवाल है, इसको आप लोग, ठीक है, बिल्कुल पेपरों में आपको मिल सकता है। तो कहां पर शुरू किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन जैसे ही धारचूला मिला, कई सारे बच्चों ने इसमें धारचूला टिक कर दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, लद्दाख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था, 1896 में, 1914 में, 1947 में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कब किया गया था, 1947 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 1914 में कौन सी बनी थी, मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य है। और 1886 में डूरंड रेखा बनी थी, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, किस कौथिग को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है नौठा कौथिग। ठीक है, कहां पर लगता है, आदि बद्री में। ठीक है, आदि बद्री कहाँ पड़ता है, चमोली, कर्णप्रयाग के समीप पड़ता है। ठीक है, चमोली में। तो यहाँ पर नौठा कौथिग के नाम से हिमालय महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, किसने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? ठीक है, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, प्रताप शाह जो कि भवानी शाह के पश्चात टिहरी का नरेश नियुक्त हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। अगला देखो, प्रश्न संख्या 29 है, एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केलों की बिक्री कीमत का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ क्या है? ठीक है, वैसे तो विकल्प के साथ इसका आंसर निकल जाएगा 25, पर मैं इसको आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या है, विकल्प बी है। तो निकाला कैसे जाएगा, देखो देखो, एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर, यानी कि सबसे पहले एक केले की कीमत क्या होगा? ठीक है, एक केले की कीमत क्या होगी, x, तो 100 की क्या हो जाएगी, 100x। ठीक है, 100x हो जाएगी 100 केलों की बिक्री कीमत। ठीक है, 100x हो जाएगी। और लाभ कितना उसने प्राप्त किया है? ठीक है, लाभ कितना प्राप्त किया उसने, 20 केलों के बराबर। ठीक है, लाभ बराबर कितना हो गया, 20x। ठीक है, इतना ही तो उसने प्राप्त किया है। यदि आप इसमें देखें अब, ठीक है, यदि आप इसमें देखें तो केलों का क्रय मूल्य क्या होगा, केलों का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20। ठीक है, मतलब इसमें से आप 20 को घटा देंगे तो 100 माइनस 20। ठीक है, 100x माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा, 80x। ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, एक केला x कीमत है 100 की, 100x हो जाएगी। लाभ कितना हुआ उसको, 20 केलों की कीमत के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20x। तो केलों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100x माइनस 20x बराबर 80x। ठीक है, तो अब देखो इसके पश्चात वाली जो परिस्थिति है, अब हमें इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब लाभ कितना है देखो 20x, क्रय मूल्य कितना है 80x इंटू 100। ठीक है, तो 80x से 20x कट के कितना हो जाएगा 4x, 100 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला वह यूरोपियन यात्री कौन था जो हरिद्वार आया था? इसका सही आंसर है टॉम कार्यट। ठीक है, टॉम कार्यट यूरोपीय यात्री था जो हरिद्वार में भी आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कब आया था, 1620 में। ठीक है, 1620 में। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से घूरमा किस जनजाति के देवता हैं? ठीक है,
घूरमा किस जनजाति के देवता हैं? भोटिया जनजाति के, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न यूके ट्रिपल एससी पहले पूछ चुका है, ठीक है। तो वीडियो बीपीडीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडलों में 10 मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? ठीक है, 5वां मंडल है, 9वां है, दूसरा है या फिर 10वां है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वां मंडल, ठीक है। 10वां मंडल कौन सा सबसे नवीनतम मंडल है? अगला देखो, निम्न में से किसे प्रथम बद्री के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, प्रथम बद्री के नाम से कौन सा जाना जाता है? ये है वृद्ध बद्री, ठीक है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में पंच बद्री हैं, ठीक है, भविष्य बद्री, ठीक है। सबसे पहले बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और योगदान बद्री, ठीक है। सभी कहाँ है पंच बद्री? पंच बद्री कहाँ पढ़ते हैं? चमोली में, ठीक है, चमोली में पढ़ते हैं पंच बद्री, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। और वृद्ध प्रथम बद्री कौन जाने जाते हैं? वृद्ध बद्री, ठीक है। अगला देखो, यदि गुणा का अर्थ योग, ठीक है, गुणा का अर्थ योग, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, यहीं पर हम इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस कर लेते हैं। गुणा का अर्थ योग, भाग का अर्थ घटाओ, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का अर्थ गुणा तथा माइनस का अर्थ विभाजन हो यानी कि भागा हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सूत्र जो यहाँ पर ये दे रखे, ठीक है, सारणी दे रखी है, इसको कैसे हम हल करेंगे? तो देखो 20 + 16 भागा 2 गुणा 2 -8, इस तरह से ये नया इसका हो जाएगा, नया रूप इसका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका नया रूप इस तरह से हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 20 × 16, सबसे पहले 16 का भागा देते हैं इसमें, ठीक है। देखो 20 × 8 + 2 भागा 8 बराबर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 20 × 8। अब क्या हो जाएगा? ये 20 प्लस होगा, ठीक है, 20 + 8, 20 + 8 गुणा 2, ठीक है, इस तरह से होगा 20 + 8 गुणा 2, क्योंकि ये नीचे चेंज हो गया, यहाँ पर परिवर्तित हमने कर दिया, 20 × 8, 20 + 8 गुणा 2, ठीक है। तो अब देखो 8 × 2 पहले गुणा हो जाएगा, 20 + 16 - 8, ठीक है, ये माइनस है, 16 - 8 तो कितना हो जाएगा? देखो 36 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, किस क्षेत्र को चंद शासन काल में नौलखा माल कहा जाता था? ठीक है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका सही आंसर है तराई क्षेत्र को, ठीक है। तराई क्षेत्र को चंद शासन काल में नौलखा माल कहा जाता था, काफी उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है, इसलिए इसको नौलखा माल कहा जाता था। अगला देखो, लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखो अमन क्या है? 12वें स्थान पर, यानी कि उससे पहले कितने हो जाएंगे? 11 + 1 कौन हो गया? अमन हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में कितने हो गए? 6। फिर कौन सा हो गया? देखो ये हो जाएगा बमन, ठीक है, 18वां, यानी कि इससे बाद में क्या है? 17। तो कितने हो जाएंगे? देखो जोड़ लेते हैं इसको, 17 और 1 18, 24 और 1 25 और 11 36। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36, ठीक है। इस प्रकार इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, इस बार हम इसको देखो पंक्ति के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये थे 11, ठीक है, फिर कौन आया? अमन, फिर बीच में आ गए 6, फिर कौन आया? बमन, ठीक है। बमन जो कि अंतिम से 18 हुआ, यानी कि इससे पीछे कितने हो जाएंगे? 17, ठीक है। देखो 17, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, देखो 17 और 1 18, 6 24, 25 और 11 36, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 हो जाएगा। अगला देखो, जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? इसका सही आंसर है आईने अकबरी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल द्वारा, ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी। इसमें मुगल काल में पहली बार जनगणना के संबंध में उल्लेख मिलता है, ठीक है। जनगणना के संबंध में पहला जो उल्लेख मिलता है किसमें? आईने अकबरी में, जो कि अबुल फजल ने लिखी, ठीक है। और किस काल में? मुगल काल में। अगला प्रश्न देखो, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि 1961 से 1966 के मध्य थे, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। जबकि इससे पहले जो जो दुर्गापुर है, ठीक है, भिलाई है और राउरकेला, ये तीनों किस में की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में एक पुस्तक आई है विक्ट्री सिटी,
विक्ट्री सिटी ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो किसके द्वारा लिखी गई, इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, सूडान में। ठीक है, तो सूडान में आजकल जो गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उस वहां पर जो भी भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। यदि तुर्की में देखें तो यहाँ पर कौन सा था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त जब तुर्की में भूकंप आया था। ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सा था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए क्या था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये चारों आपने ध्यान रखना। देखो, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति, तुर्की में ऑपरेशन दोस्त और सूडान में ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। ठीक है, बंगाल में जो कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, ये किसने लागू की थी। देखो, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, इस्तमरारी या फिर जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। इसी के अंतर्गत क्या था, सूर्यास्त कानून भी था। ठीक है, सूर्यास्त कानून इसी के अंतर्गत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसने शुरू की थी, 1793 में की थी। ठीक है, 1793 में किसने, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 42 है, 64 का 513, ठीक है, और 144 का क्या होगा। तो 64 किसका, देखो 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग, ठीक है, गुणा 8 प्लस 1, इस तरह से हो रहा है 513। ठीक है, देखो 8 का वर्ग है मतलब 64 है। ठीक है, गुणा 8 प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है, 513। ठीक है, 64 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 513 हो रहा है। तो इसी प्रकार देखो 12 का वर्ग है, ठीक है, 144 गुणा 12 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 1729। ठीक है, तो इस प्रकार देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1729। 64 गुणा 8 प्लस 1, ठीक है, 8 प्लस 1, 64 क्या है, 8 का वर्ग है। ठीक है, 144 गुणा 12 प्लस 1, और 144 क्या है, 12 का वर्ग है। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1729। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो इसमें सही आंसर क्या है, गंगा क्रांति। ठीक है, गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल शैली में। ठीक है, मुगल शैली में निर्मित है बद्रीनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। ठीक है, और हाल ही में 27 अप्रैल को, ठीक है, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट वर्ष 2023 के लिए खोले गए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो फेडरल कोर्ट है इंडिया में, किस न्यायालय के द्वारा स्थापित किया, किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। यदि आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब का था, 1773 का। ठीक है, 1773 का एक्ट था। इसके माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, कब, 1774 में। एलिजा इम्पे इसके क्या थे, चीफ जज थे। ठीक है, यदि आप देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसी के द्वारा हुई थी। ठीक है, प्रांतों को भी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, और साथ ही पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी थी। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति भी दी गई थी। और यदि चर्चा करें आप भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि सबसे पहले देखो प्रांतों में द्वैत शासन के लिए जाना जाता है। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा देखो इसी में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, प्रांतों के विषय दो भागों में बांटे गए थे, उसको इसलिए प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था क्योंकि प्रांतों के विषय दो भागों में बांट दिए थे। ठीक है, केंद्र और प्रांतीय जो विषय थे उनकी अलग अलग सूची बनाई, और प्रांतों के दो विषय आरक्षित और हस्तांतरित सब किस में हुआ था, 1919 के अधिनियम में। ठीक है, साथ ही 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ। ठीक है, प्रांतों से हटा दिया। बाकी यहाँ पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, अलग अलग विषय बांट दिए गए थे। संघ सूची के विषय दो भागों में बांटे, इसलिए फिर 1935 में केंद्र में द्वैत शासन लग गया था। ठीक है, इसके द्वारा देखो प्रांतीय स्वायत्तता की शुभारंभ हुआ था। ठीक है,
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी 1935 में। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, MS वर्ड उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, ठीक है। MS वर्ड देखो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। अगला देखो, चंद्र कुंवर बर्तवाल, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, ठीक है, किस जिले में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। ये देखो मालकोटी, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मालकोटी, ठीक है, मालकोटी जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। कब हुआ था, 20 अगस्त 1919, ठीक है। कई सारी किताबों में आपको ये चमोली भी दिया होगा, क्योंकि जो मालकोटी है पूर्व में चमोली का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही रुद्रप्रयाग जनपद बना उसके पश्चात ये रुद्रप्रयाग वाले हिस्से में आ गया, ठीक है। तो मालकोटी रुद्रप्रयाग में इनका जन्म हुआ था कब, 20 अगस्त 1919 को। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह थे, क्या थे, एक राजनेता थे, एक अभिनेता थे, अर्थशास्त्री थे या फिर चिकित्सक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेता प्लस फिल्म निर्माता, ठीक है, फिल्म निर्माता भी थे, अभिनेता थे और फिल्म निर्माता भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, किसने टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया था। तो टिहरी में जो घंटाघर है किसने बनवाया था, कीर्ति शाह ने, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह, इनके द्वारा टिहरी में घंटाघर निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पेशावर की घटना किस वर्ष घटित हुई थी, कब घटित हुई थी, ठीक है, पेशावर की घटना। इसका सही आंसर है देखो 23 अप्रैल 1930, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर की घटना घटित हुई थी, जहां पर, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कुछ प्रदर्शनकारी सत्याग्रह, ठीक है, अपना आंदोलन कर रहे थे। तो उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, ठीक है। लेकिन जो पेशावर कांड के नायक कहे जाते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, उनके द्वारा निहत्थे उन सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। तो इसी घटना को पेशावर कांड की घटना, पेशावर की घटना कहा जाता है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि 2/18, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे, ठीक है, गढ़वाल राइफल, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया, ठीक है, उससे संबंधित थे। इन्हें पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए देखो आज के 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्न मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं केवल आपको हमेशा आपको 50-50 प्रश्न करके ही आपको उपलब्ध कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इनको पुनः रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क प्रैक्टिस सेट प्रत्येक रविवार को मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।